Narrow headline inflation. India's headline inflation is measured at the CPI-C combined. CPI कितने तरीके के होते हैं? CPI-R रूरल मार्केट के प्राइसेस को ट्रैक करने के लिए, CPI-U अर्बन मार्केट के प्राइसेस को ट्रैक करने के लिए, CPI-C यानी कि CPI कंबाइंड नेशनल लेवल पे मार्केट प्राइसेस को ट्रैक करने के लिए। और हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना कि इन्फ्लेशन रेट्स इंक्रीज हो गए या डिक्रीज हो गए, तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन हमारे इंडिया में CPI-C यानी CPI कंबाइंड इंडेक्स से ही कैलकुलेट होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ाया था। नाउ कोर इन्फ्लेशन एंड रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें मिला था, CAPF के एग्जाम में ये पूछा गया था। CAPF 2024 में पूछा गया था। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पूछ रही है यूपीएससी, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आइडिया लग जाता है। ये सिर्फ इतना आपको याद रखना होता है कि कोर इन्फ्लेशन या कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते वक्त किन आइटम्स को एक्सक्लूड किया जाता है। आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बना लेना और याद रख लेना कि कोर इन्फ्लेशन में क्या एक्सक्लूड करते हैं। फ्यूल एंड लाइट को एक्सक्लूड करते हैं, फूड आर्टिकल्स को एक्सक्लूड करते हैं। कोर इन्फ्लेशन में एनर्जी, फूड आर्टिकल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को एक्सक्लूड करते हैं। अच्छा, इन आइटम्स को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। कोर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? कोर इन्फ्लेशन इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि जिन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत वोलाटाइल है, वोलाटाइल मतलब जिन प्रोडक्ट्स के दाम बहुत ज्यादा बढ़ते घटते रहते हैं बहुत जल्दी जल्दी, उन्हें हम कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते वक्त एक्सक्लूड कर देते हैं। क्यों उन्हें कंसीडर नहीं करते? ताकि हमें इन्फ्लेशन का सही आइडिया लग सके। जैसे कि फूड आर्टिकल्स, अब देखो फूड के दाम जो है ना, वो बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से अफेक्टेड हो सकते हैं। जैसे अब ये रशिया यूक्रेन में वॉर लगा था, तो फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे थे। रशिया और यूक्रेन पूरी दुनिया में फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करती है, तो वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे थे, इसकी वजह से फूड आर्टिकल्स के दाम बढ़ गए थे। उसके बाद कभी वेदर पैटर्न, कभी बारिश सही नहीं होती है, कभी क्रॉप फेल्यूर, पेस्ट की वजह से कभी फसल बर्बाद हो जाती है। एक कॉबवेब फेनोमेना भी होता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको मार्केट सप्लाई पढ़ाते वक्त बताया था, पल्सेस वाला एग्जाम्पल, कि एक सीजन में पल्सेस के रेट्स बहुत हाई हो जाते हैं, तो अगले सीजन में सारे फार्मर्स पल्सेस ही ग्रो करने लगते हैं। फिर सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पल्सेस के रेट्स डिक्रीज हो जाते हैं, अगले सीजन में फिर फार्मर्स ग्रो नहीं करते। तो वो वाला कॉबवेब फेनोमेना है। एक हल्का आपको आइडिया होना चाहिए कॉबवेब फेनोमेना क्या होता है। एग्रीकल्चरल प्राइसेस, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो चीजों के क्रॉप्स के रेट इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस फार्मर्स की गलत होती है उसकी वजह से, तो वो कॉबवेब फेनोमेना कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक हल्का सा आपको आइडिया रहना चाहिए। अच्छा, कॉबवेब फेनोमेना जैसे भी कुछ होता है। फ्यूल एंड लाइट, अरे क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज डिक्रीज जब होते हैं, कच्चे तेल के दाम बढ़ गए घट गए इंटरनेशनल मार्केट में, आप ऐसी न्यूज देखते होंगे, तो ये वही चीज है। तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से इनके रेट्स बढ़ते घटते रहते हैं। इसलिए हम इन्फ्लेशन का जब सही आइडिया लेना चाहते हैं तो कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं और इन चीजों को एक्सक्लूड कर देते हैं कैलकुलेट करते वक्त। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। और उससे भी ज्यादा अगर हमें सही आइडिया लेना है इन्फ्लेशन का, तो हम एनर्जी और फूड आर्टिकल्स के साथ साथ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के भी प्राइसेस को एक्सक्लूड कर देते हैं। कोर इन्फ्लेशन, सीधे रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन, ये सब आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना और याद कर लेना कि किस इन्फ्लेशन में क्या एक्सक्लूडेड रहता है। अब इसमें हमें ये वन लाइनर्स पढ़ने, रेसेशन और डिप्रेशन। अच्छा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? जब जीडीपी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि किसी इकोनॉमी की इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो उसे हम रेसेशन कहते हैं। डिप्रेशन क्या होता है? जब रेसेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत टाइम तक चल जाता है और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लार्ज इन बोथ स्केल एंड ड्यूरेशन, तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है। डिटेल में मैं अगर आपको बताऊंगी तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपके एग्जाम में उतना आता भी नहीं। तो बस इतना याद रख लो कि जीडीपी डिक्रीज हो रही है, इकोनॉमिक आउटपुट भी रिड्यूस हो रहा है, तो रिसेशन, और रिसेशन ज्यादा टाइम तक चल गया तो वो डिप्रेशन। फोर्स लेबर कट्स अक्रॉस द अनकनेक्टेड सेक्टर्स, ये डिप्रेशन के केस में होता है। मैंने पहले सोचा था कि आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर लगा हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, और एग्जाम में तो जितना पूछेगा भी नहीं इतना, तो आप बस इतना आइडिया रख लो।
ये फोर्स लेबर कट एक्चुअली दोनों केसेस में होता है, रिसेशन और डिप्रेशन दोनों में, लेकिन अनकनेक्टेड सेक्टर्स में जब होता है तो उसे डिप्रेशन का केस कहते हैं, और रिसेशन में ये कनेक्टेड सेक्टर्स में होता है। जैसे कि यूएस की सब प्राइम क्राइसिस के टाइम पे हुआ था कि फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब कट्स हुए थे, सिक्योरिटी मार्केट्स में भी जॉब कट्स हुए थे, और आईटी फर्म्स जो आईटी फर्म्स जो सिक्योरिटी मार्केट और फाइनेंशियल सेक्टर को सर्विसेज देती थी, वहां भी जॉब कट्स हुए थे, पर वो सारे कनेक्टेड सेक्टर्स में थे, इसलिए उसे ग्रेट रिसेशन कहा गया था, डिप्रेशन नहीं। ये सब आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि रिसेशन क्या होता है, जब जीडीपी डिक्रीज होती है, इकोनॉमिक आउटपुट डिक्रीज होता है, रिसेशन ज्यादा टाइम तक चल गया तो वो डिप्रेशन हो जाता है। टेक्निकल रिसेशन, ग्लोबल टेक्निकल रिसेशन, डेफिनेशन आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन, इसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किए हैं, फिर से बता देती हूँ एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 4 ± 2% हमारी आरबीआई ने एक हेल्दी रेंज सेट की है इन्फ्लेशन की, ठीक है। इसका मतलब 2% से लेकर 6%। और ये अब जब इन्फ्लेशन डिक्रीज होते होते 6% से लेकर 4% तक आता है तो उसे हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं, इसमें चीजों के दाम कम होते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन जब इन्फ्लेशन रेट 4% से भी डिक्रीज होने लगे तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं, और डिफ्लेशन इज हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। डिफ्लेशन में भी चीजों के दाम कम होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है इस केस में, और रिसेशन और डिप्रेशन का खतरा होता है। ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट था। इसके आगे क्या है, स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि सस्टेन प्राइस राइज इन वन और स्मॉल ग्रुप ऑफ आइटम्स इज नॉन एज स्क्यूफ्लेशन। जब किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के या फिर सर्टेन ग्रुप ऑफ आइटम्स के रेट बढ़ जाए तो उसे स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। डेफिनेशन आप पढ़ लेना। यहाँ पे क्या है, फिलिप्स कर्व, नायडू और जीडीपी प्राइस इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। फिलिप्स कर्व क्या कहता है, फिलिप्स कर्व ये क्या कहता है, ये कहता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब जब इन्फ्लेशन के रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, सपोज इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो इंक्रीज हो रही है, तभी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से सपोज कि कंपनीज फैक्ट्रीज बहुत सारी लग रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कंपनीज फैक्ट्रीज बहुत सारी लग रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा है। ये कहना है फिलिप्स कर्व का। देन व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नायडू, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका कहना है कि एक सर्टेन नायडू का कहना है कि द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बियॉन्ड विच अनएम्प्लॉयमेंट डजंट फॉल। मतलब एक सर्टेन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, सपोज 6%, यहां तक जब तक इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा था तब तक तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही थी, लेकिन जब 6% इन्फ्लेशन आ गया और यहां से इन्फ्लेशन जब इंक्रीज हो रहा है तब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज अब नहीं हो रही है, क्योंकि जितने लोगों को मैक्सिमम इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट दे सकती थी वो सारे ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग ए पोटेंशियल लेवल, एंड इकोनॉमी अपने मैक्सिमम जो पोटेंशियल था उस लेवल पे अब प्रोड्यूस कर रही है, और जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती थी उतने लोग एम्प्लॉयड हैं। तो अब एम्प्लॉयमेंट के रेट्स पे या अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स पर इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये कहना है नायडू का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट तो कभी मैंने देखे नहीं, लेकिन मेरे नोट्स में थे, मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि अब इतना पढ़ लिया है तो ये भी इंक्लूड कर ही देते हैं। डेफिनेशन आप बस देख लो, हल्का सा ये आपके दिमाग में रहेगा, कभी एग्जाम में अगर आ गया तो काम आ सकता है। जीडीपी प्राइस इंडेक्स, मॉडिफाइड जीडीपी डिफ्लेटर, रिलेटिव वेट ऑफ आइटम्स, इसमें their weights are changed each year to reflect changes in spending patterns of the economy। WPI का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, होलसेल प्राइस इंडेक्स का।
वहां पे हमने देखा था कि किस तरीके से वेट्स वेट हाँ, ये क्या वेटेज है प्राइमरी आर्टिकल्स का, फ्यूल एंड पावर का, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का डब्ल्यूपीआई में। तो ये जो वेटेज है ना, ये तो यहाँ पर चलो फिक्स्ड वेटेज है कि हाँ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का इतना है, फ्यूल पावर का इतना है, लेकिन जीडीपी अभी जो हम इंडेक्स देख रहे हैं, वेट जीडीपी प्राइस इंडेक्स, यहाँ पे क्या है, ये मॉडिफाइड जीडीपी डिफ्लेटर है, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर, लोग कहाँ पर ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, किस सेक्टर में, फूड पे ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं या फिर रियल एस्टेट पे ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, कहाँ ज्यादा प्रपोर्शन जा रहा है, लग्जरी आइटम्स पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो जो भी कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट हो रहा है ना, लोग जिस तरफ ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, इन प्लेस ऑफ कीपिंग द रिलेटिव वेट्स ऑफ आइटम फिक्स्ड, वो परसेंटेज फिक्स्ड रखने के बजाय देयर वेट्स आर चेंज ईच ईयर टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग इन स्पेंडिंग पैटर्न्स, लोगों के स्पेंडिंग पैटर्न्स, खर्च करने के तरीकों में जो भी चेंज आ रहा है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए आइटम्स के वेटेज को चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं हर साल जीडीपी प्राइस इंडेक्स में। इसका बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। यूएसए की भी रियल जीडीपी इस तरीके से कैलकुलेट होती है इन चेन डॉलर्स। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट है। फिर इन्फ्लेशन टैक्स, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लेशन टैक्स मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं देखा था, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा था, इसलिए यहाँ इंक्लूड कर दिया। इन्फ्लेशन टैक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे प्राइस राइज होती है, लोगों की सैलरीज बढ़ती है, वेजेस इंक्रीज, एज वेजेस इंक्रीज टैक्सेस ऑन दिस इंक्रीज जनरेट्स मोर रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। सपोज कि पहले कोई इंसान 1 लाख रुपीज कमाता था, ठीक है, और उस पे 20 लैक्स, सॉरी 20 लैक्स नहीं, 1 लाख पे 20 लाख थोड़े होगा, 20%, मुझे एग्जैक्ट, मैं आपको बस एग्जांपल दे रही हूँ, ये एग्जैक्ट टैक्स के रेट्स रियल रेट नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाने के लिए बता रही हूँ। अच्छा छोड़ो, ऐसे समझाते हैं। सपोज कोई 100 रुपीज कमाता था और उस पे गवर्नमेंट उससे 10% का टैक्स लेती थी, और गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर कोई 200 रुपीज कमाएगा तो उस पे गवर्नमेंट 30% का टैक्स लेगी, और कोई 150 कमाएगा तो उस पे गवर्नमेंट 20% का टैक्स लेगी। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है ताकि आप इजिली समझ पाओ। तो अब इन्फ्लेशन के रेट्स इंक्रीज होते होते, इन्फ्लेशन इंक्रीज, वेल ऐसे समझाना तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हो, वेट ऐसे रहने दो। ऐसे समझाते हैं कि देखो, टैक्स ब्रैकेट अगर आपको पता हो कि टैक्स स्लैब्स, पता है टैक्स स्लैब्स तो आप न्यूज में पढ़ते होंगे। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोगों की सैलरी बढ़ती है। अब ये जो सैलरी बढ़ती है ना, ये नॉमिनल इंक्रीज इन सैलरी। अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, तो वो नॉमिनल इंक्रीज, नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट भी मैंने आपको समझा पढ़ाया था लेक्चर में। नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट के बीच क्या अंतर है, जो बैंक्स में हमें मिलते हैं, और नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच क्या अंतर है। सो इसी तरह जब लोगों की सैलरी बढ़ती है इन्फ्लेशन की वजह से, तो वो नॉमिनल इंक्रीज होता है सैलरी में। रियलिटी में तो इनकी सैलरी उतनी ही रही जितनी पहले थी। इन्फ्लेशन की वजह से चीजों के रेट बढ़ गए, और सपोज कि पिछले साल 100 रुपीज की जो वैल्यू थी, इन्फ्लेशन की वजह से इस साल 104 रुपीज की उतनी ही वैल्यू है। तो अब इस इंसान की सैलरी 100 रुपीज से बढ़ के 104 रुपीज हो गई, तो ऐसा नहीं है कि इसकी सैलरी इंक्रीज हो गई, ये तो नॉमिनल इंक्रीज है, बस दिख रहा है कि हाँ 104 है, पर परचेसिंग पावर इसकी अभी भी इतनी है, जितने पहले 100 रुपीज में ये चीजें परचेस कर सकता था, अभी 104 में उतने ही परचेस कर सकता है। तो परचेसिंग पावर कांस्टेंट है ना। तो इन्फ्लेशन टैक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, वो ये कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन टैक्स का कि सपोज 100 रुपीज, गवर्नमेंट ने कहा था कि जो 100 रुपीज कमाएगा उससे 10% टैक्स लेगी, और जो 100 रुपीज से ज्यादा कमाएगा उससे गवर्नमेंट लेगी 15% का टैक्स। तो अब ये इन्फ्लेशन की वजह से इसके नॉमिनल वेजेस तो बढ़ गए, अब ये आ गया 100 रुपीज से ज्यादा कमाने वाले लोगों के टैक्स ब्रैकेट में 104, अब तो इसे 15% का टैक्स भरना पड़ेगा, जबकि इसकी रियल तो कुछ इनकम इंक्रीज नहीं हुई।
ये 100 रुपीज की वैल्यू अभी भी 104 रुपीज की वैल्यू, ये 100 रुपीज के बराबर है पिछले साल, लेकिन इसका टैक्स लाइबिलिटीज की बढ़ गई। पहले ये 10% टैक्स देता था, अब इसे 15% देना होगा। तो यही चीज होती है इन्फ्लेशन टैक्स। आई होप इट्स क्लियर टू यू। फिर से एक बार आपको कॉन्सेप्ट ये समझा देते हैं कि सपोज कि कोई इंसान पिछले साल 100 रुपीज कमा रहा था, ठीक है, 100 रुपीज कमा रहा था। इस साल उसकी सैलरी बढ़ के 104 रुपीज हो गई, लेकिन इन्फ्लेशन का भी रेट 4% है। तो इस साल इन्फ्लेशन की वजह से उसकी परचेजिंग पावर जो है वो कांस्टेंट रह गई। पहले वो जितनी चीजें, वो 100 रुपए में जितनी चीजें खरीद सकता था, अभी 104 रुपीज में भी वो उतनी ही चीजें खरीद पाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा था कि जो लोग 100 रुपीज तक कमाते हैं उनसे 10% टैक्स लेंगे, और जो 100 के से ज्यादा कमाते हैं उनसे 15%। तो इसका टैक्स स्लैब बढ़ गया, अब इसे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। उसी को इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब आगे बस ये स्लाइड है कि बॉटलनेक और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ये बहुत सिंपल है। स्ट्रक्चरल रीजंस की वजह से होता है इकोनॉमी में, इसको सिर्फ फंडामेंटल चेंजेस से ही करेक्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी इनिशिएटिव से। मतलब गवर्नमेंट से शॉर्ट टर्म चेंजेस से इसे सही नहीं किया जा सकता। उसमें क्या है, मेन रीजंस क्या है, सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन, डेमोग्राफिक्स, इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस। लॉन्ग टर्म मेजर से ही इसको करेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेजर्स जैसे हमारे इंडिया में क्या लिए गए, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ। ये आपको बस वीडियो को पॉज करके ये एक बार पढ़ लेना, ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद जरूरत नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अगर आपको इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको बताया था कि 4 ± 2% हमारे यहाँ टारगेट फिक्स है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन का एक रेंज सेट कर देती है गवर्नमेंट। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो अपने पब्लिक सेक्टर की जो भी इंटरप्राइजेस है उसमें से अपने शेयर्स को कम करती है, उसे स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ, ये अभी हम बैंकिंग का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। बेनामी लॉ, जीएसटी आधार एक्ट। आपको ये सब एग्जाम में बस आपको आइडिया, मैं ये बताने के लिए एग्जाम्पल दिया है कि स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को कैसे हमारी गवर्नमेंट कर्व करने के लिए क्या कुछ स्टेप्स लेती है। लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स इस तरह के हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं। इसका डिटेल यहाँ पे इसके कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर आपका इन्फ्लेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में क्या कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एक तो ये डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाला कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। रिसेशन डिप्रेशन क्या होता है इसका आइडिया आपको होना चाहिए था। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, सीएपीएफ में आपसे क्वेश्चन भी आया है, सीएपीएफ 2024 में। ये आप नोट्स बना के याद कर लेना कि कहाँ क्या एक्सक्लूड करते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपके बैंकिंग के टॉपिक पे, जिसमें हम बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, सिक्योरिटी मार्केट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, मतलब जो आपका स्टॉक मार्केट होता है उससे रिलेटेड, बॉन्ड से रिलेटेड, बॉन्ड्स जितने तरीके के वो मसाला बॉन्ड्स एक्सेट्रा के जो क्वेश्चंस आते हैं, आईएमएफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और बैंकिंग के खुद के तो कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सीआरआर, एसएलआर, मनी सप्लाई। अगर आपको पिछले लेक्चर्स में आई होप समझ में आ गया हो, यहाँ पे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। रेपो रेट्स, एसडीएफ, रिवर्स रेपो रेट्स, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एलएफ और स्टॉक ऑफ मनी। ये जो M0, M1, M2, M3 का कॉन्सेप्ट होता है। करेंसी रेट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है कि जब रुपीज डीवैल्यू होती है तो उसका हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आरबीआई क्या कुछ मेजर्स लेती है रुपीज जब डिवैल्यूएट होने लगती है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये क्या है, सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे बैंकिंग के लेक्चर्स में। उसके साथ अब ज्योग्राफी के भी लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ज्योग्राफी में फर्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आपके क्लाइमेट यूनिट पे आएगा। क्लाइमेट यूनिट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, जैसे कि आपका हीट बजट का कॉन्सेप्ट, आपके हेडली सेल्स और फेरल सेल्स का कॉन्सेप्ट, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके, मतलब जितना भी एनसीईआरटी में आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। प्रेशर एंड विंड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं
क्लाइमेट का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे, बैंकिंग के भी और क्लाइमेट के भी। सो आज का वीडियो बस 10 मिनट का ही होने वाला था। आई होप ज़्यादा लेंदी नहीं हुआ। बाय बाय।